स्वागत है आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल। आज अपन लोग पढ़ने वाले दोस्तों सेल इंजरी। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल इंजरी। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है आपके, जो सेल के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? तो सेल है। ठीक है। तो सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपको पता है। वह सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल इंजरी के दौरान इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सेल है ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल इंजरी से अफेक्टेड होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या करता है? इसका फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड को स्टोरेज करने का, जैसे कि हो गया डीएनए। तो उससे क्या होगा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या कैरी करता है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया, ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो न्यूक्लियस क्या इफेक्ट होता है जब भी सेल इंजरी होती है। नेक्स्ट बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक साइट है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल इंजरी के दौरान इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपके सामने है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो है पावर हाउस ऑफ सेल। इस सेल का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी का सिंथेसिस करता है, जिससे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एनर्जी इंड्यूस होती है, उससे अपन वर्क करते हैं, कोई भी सेल फंक्शन करती है। और ये चारों तरफ सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ एक सराउंडिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। तो ये क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? मेंटेन सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिव चीज़ों के लिए ही, सोल्यूट्स के लिए ही ये परमिएबल करता है, मतलब परमिट करता है। तो ये बेसिकली 4 सेल ऑर्गेनल्स हो गए जो कि सेल इंजरी के दौरान क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्या कोज होते हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है। दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोजेज ऑफ सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्यों होता है? सबसे सबसे जो मेन कोज है वो है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है सेल इंजरी का। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसी कंडीशन में हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? लेक ऑफ O2 एट टिश्यू लेवल। यदि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस चीज़ को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और ये हाइपोक्सिया जो हुआ है इसका कॉज क्या रहेगा? यदि ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया, इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोक्सिया का। और हाइपोक्सिया किसका कॉज है? सेल इंजरी का। सेल इंजरी तभी होती है जब हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोक्सिया कब होता है? जब इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया मीन्स होता है लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। देखो ये बेसिक्स क्वेश्चन है, ये आपके आ चुके हैं कि इस्कीमिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जब जब हाइपोक्सिया होता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से कौन सी सेल जो मोस्ट सेंसिटिव होती है, बॉडी की कौन सी सेल है जो मोस्ट सेंसिटिव होती है हाइपोक्सिया से? आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए दोस्तों? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? मोस्ट सेंसिटिव है हाइपोक्सिया के लिए। तो विद इन 3 to 4 मिनट्स ही अपने को क्या करना होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना होता है ब्रेन को, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? ब्रेन डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो 3 to 4 मिनट्स, देखो मिनट्स में ऑक्सीजन चाहिए हमारे न्यूरॉन्स को, इसलिए इस सेल को मोस्ट सेंसिटिव बोला गया है। और जब भी हाइपोक्सिया होता है, जो फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलता है? ये दोस्तों आपके क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि अर्लीस्ट साइन क्या होता है हाइपोक्सिया का? रेस्टलेसनेस। आपको नोट डाउन करना है, आपको नोट डाउन करना है यहीं पे इसी पॉइंट के आगे कि रेस्टलेसनेस क्या है? अर्लीस्ट साइन है हाइपोक्सिया का। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी कौन सी सेल है बॉडी के अंदर, ऐसी कौन सी सेल है दोस्तों जो लीस्ट सेंसिटिव है हाइपोक्सिया के प्रति? तो उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर रहेगा फाइब्रोब्लास्ट। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको जाना है स्केलेटल मसल पे। तो फाइब्रोब्लास्ट और स्केलेटल मसल्स के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हाइपोक्सिया होता है। तो सबसे कम इफेक्ट इन्हीं पे पड़ता है, फाइब्रोब्लास्ट और स्केलेटल सेल पे, मसल्स पे। तो आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, कौन सी सेल मोस्ट सेंसिटिव होती है? न्यूरॉन्स। लीस्ट सेंसिटिव कौन सी होती है? फाइब्रोब्लास्ट, स्केलेटल मसल्स।
तो सेल इंजरी से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात कर, देखो ये पहला कोज है सेल इंजरी का, ये फर्स्ट कोज है हाइपोक्सिया। नेक्स्ट आपके सामने फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट से भी सेल इंजरी हो सकती है, जैसे कि रेडिएशंस हो गए, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स की वजह से, कि कार्सिनोजेंस की वजह से भी क्या हो सकता है, ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर करें उनकी वजह से भी क्या सेल इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन वजह से भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस, जब भी बॉडी के अंदर प्रोटीन, एनर्जी की, प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी उस कंडीशन में, या फिर ज़्यादा ओबेसिटी हो जाए उस कंडीशन में भी, या फिर स्टारवेशन हो जाए, तीनों के तीनों कंडीशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर सेल इंजरी होती है। देखो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर दो पढ़ते हैं अपन, एक क्वाशिरकोर, एक मेरेस्मस। ठीक है, तो क्वाशिरकोर के अंदर क्या होता है दोस्तों, और मेरेस्मस के अंदर क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वाशिरकोर और मेरेस्मस अपन नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वजह से भी सेल इंजरी होती है, जेनेटिकल कुछ भी अगर मान लो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उस वजह से। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, ऐसे एजेंट जो कि इम्यून को क्या करें, इफेक्ट करें, उस वजह से भी सेल इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब की सब क्या है, सेल इंजरी के कोजेज हैं ये। कि अब सेल इंजरी किस पे डिपेंड है हमेशा, कि स्टिमुलस किस टाइप का है, वह स्टिमुलस कितने समय तक उस सेल के कांटेक्ट में जिसे वो इंजरी पहुंचा रहा है, सेल को इंजरी पहुंचा रहा है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, माइल्ड, मॉडरेट, किस टाइप की है सीवियरिटी, और कौन सी सेल है। तो सेल पे जैसे कि अपन ने पढ़ा कि न्यूरॉन्स क्या होती है, सबसे ऐसी सेल है जो मोस्ट सेंसिटिव होती है, ठीक है, हाइपोक्सिया के प्रति। और लीस्ट सेंसिटिव कौन सी होती है, फाइब्रोब्लास्ट और स्केलेटल मसल। तो टाइप ऑफ सेल पे भी डिपेंड है ना, कि वो सेल इंजरी अर्ली होगी या लेट होगी, ड्यूरेशन, सीवियरिटी, ये सब क्या है, इस पर डिपेंड होता है सेल इंजरी। तो अपन ने कोजेस पढ़े। अब इसके बाद में अपने को पढ़ना है क्या मैनिफेस्टेशंस होंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सेल के अंदर क्या बदलाव होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एडेप्टेशंस, मतलब क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिखा हुआ हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मतलब साइज का बढ़ना। नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया, मीन्स नंबर का बढ़ना, इंक्रीज होना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। मेटाप्लेजिया मतलब एपिथीलियम, वन एपिथीलियम चेंज कन्वर्ट हो जाएगी अनदर एपिथीलियम में। जैसे कि यदि मान लो अब बात करें सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है, वो किस में बदल गई, स्क्वेमस में बदल गई, और वह रिवर्स होके वापस जब स्टिमुलस हट जाएगा वह अपनी वापस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। एट्रोफी मीन्स जो ऑर्गन है यदि हम उसको फंक्शन नहीं कराएंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सेल जब भी इंजरी होगी तो क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब उसके अंदर जो कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हुई है, जब वो स्टिमुलस हट जाएगा कोई भी तो वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स ऐसी सेल इंजरी हो चुकी है कि वह वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। इन कंडीशंस के अंदर सेल वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती है, जैसे नेक्रोसिस हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, पायरोप्टोसिस हो गया, फेरोप्टोसिस हो गया और नेक्रोप्टोसिस। इन सबको पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, उसको आपको प्रीफर करना है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, ये सब क्या है, मैनिफेस्टेशन है सेल इंजरी के। मतलब उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, सेल के अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा सेल इंजर्ड हो गए। तो ये सारे के सारे आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, मेनली इन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हाइपरट्रोफी की। हाइपरट्रोफी की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, हाइपरट्रोफी मीन्स होता है सेल का साइज का बढ़ना, इंक्रीज इन सेल साइज बट नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। मतलब सेल का नंबर नहीं बढ़ता है, केवल साइज बढ़ता है। सेल का साइज बढ़ेगा दोस्तों तो ऑर्गन का भी साइज बढ़ेगा। बात करते हैं क्या ऐसी मैकेनिज्म है, किस प्रक्रिया के द्वारा ये हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। तो जब जब देखो सेल का साइज बढ़ रहा है, इट मीन्स उसको प्रोटीन, हम बोलते हैं ना कि प्रोटीन डाइट लो, अगर तुम बॉडी जिम जा रहे हो तो प्रोटीन लो, तो सेलुलर प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, ऑर्गन का साइज बढ़ेगा और आपके डोले शोले बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कौन से है जो कि सेलुलर इंक्रीज ज़्यादा सिंथेसिस करवाते हैं।
सेलुलर प्रोटीन्स का ज़्यादा सिंथेसिस करवाते हैं। तो सेल के अंदर ऐसे कौन से ऐसे होते हैं एजेंट्स होते हैं, जैसे कि GATA4 NF80 MEF2, ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूजुअली अकर इन परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। हमेशा ये याद रखना है आपको कि हाइपरट्रोफी किस टाइप की सेल्स में ज़्यादा होता है। हाइपरट्रोफी हमेशा नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है। नॉन डिवाइडिंग सेल मतलब जिनमें डिवीज़न होना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आपके कार्डियक मसल हो गई, वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए वो परमानेंट सेल या नॉन डिवाइडिंग सेल उनको कहते हैं, उनमें डिवीज़न नहीं होता है। तो उन सेल के अंदर ही हाइपरट्रोफी होती है, उनमें कभी भी हाइपरप्लेजिया नहीं होता है। कभी भी आप नहीं पढ़ोगे कि कार्डियक हाइपरप्लेजिया, कार्डियक में हार्ट में केवल हाइपरट्रोफी ही होता है। आपने पढ़ा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरप्लेजिया, आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर डिवीज़न नॉन डिवाइडिंग सेल है, वो उसके अंदर नंबर इंक्रीज नहीं होता, उसके अंदर केवल क्या दोस्तों इंक्रीज होगी, सेल की साइज। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया हाइपरट्रोफी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हाइपरट्रोफी भी दो प्रकार से पढ़ते हैं, अपन 2 टाइप से पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मीन्स कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स। फिजियोलॉजिकल्स मीन्स मतलब नॉर्मली है, फिजिकल है, फिजिकली एक्टिविटीज से ये बढ़ता है हाइपरट्रोफी। तो जब भी सेल की साइज बढ़ जाए फिजिकल से, जैसे फिजियोलॉजिकल जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज बढ़ना, यूट्रस का साइज बढ़ता है प्रेगनेंसी में, ये क्या है, फिजिकल हाइपरट्रोफी। देखो दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस के अंदर हाइपरप्लेजिया भी होता है, हाइपरट्रोफी भी होता है, होते दोनों ही हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ ही होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाइपरप्लेजिया होता है हाइपरट्रोफी होता है, कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों। जैसे आप लोगों की कन्फ्यूजन रहता है कि हाइपरप्लेजिया होगा या हाइपरट्रोफी होगा, दोनों होते हैं बट ज़्यादा हाइपरट्रोफी होता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम, और लैक्टेशन के टाइम देखने को मिलता है ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, हाइपरट्रोफी होता है लैक्टेशन के टाइम। और जब बॉडी बिल्डर्स के अंदर स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हाइपरट्रोफी होता है। जब वो जिम जाएंगे तो कंटिन्यू जितने टाइम वो जिम जाते रहेंगे उनके अंदर हाइपरट्रोफी होती रहेगी, सेल की साइज बढ़ेगी। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स, ब्रेस्ट, यूट्रस, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। फिर ये क्या है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी है। और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी मीन्स कुछ कंडीशंस हो गई हैं, जैसे कि LVH मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो लंबे समय से यदि हाइपरटेंशन है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, मतलब मिट्रल स्टेनोसिस हो गया। ठीक है, जो वाल हैं हार्ट के उनके अंदर क्या स्टेनोसिस है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट बात करें, ब्लैडर के अंदर भी हाइपरट्रोफी हो सकती है। देखो ब्लैडर आपके सामने बना हुआ है, ब्लैडर के अंदर दोस्तों कौन सी एपिथेलियम होती है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं यहीं पे साइड में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यहाँ पे ये यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर यदि स्टोन यदि स्टक हो जाता है, ठीक है, स्टोन यदि स्टक हो जाता है तो क्या होगा, जो इधर से यूरिन पास नहीं हो पाएगा, और जो ब्लैडर की जो मसल्स है वो क्या कर जाएंगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, सेल की साइज बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लैडर के, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के जस्ट पीछे की साइड, जस्ट पास में क्या होगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, पैथोलॉजिकल, ये दोनों क्या है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी के एग्जांपल्स हैं, और इधर आपके लिए दिए हुए हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। क्लियर है दोस्तों, तो आई होप कि हाइपरट्रोफी आप लोगों की समझ में आया होगा कि हाइपरट्रोफी क्या है, सेल का साइज बढ़ना, सेल का साइज बढ़ेगा, ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सेल्यूलर जो प्रोटीन है उनका सिंथेसिस बढ़ जाता है, किनकी प्रेजेंस में, GATA4 NF80 MEF2, इनकी प्रेजेंस में सेल्यूलर प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, सेल साइज बढ़ता है, सेल का साइज, ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, और ये नॉन डिवाइडिंग सेल में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाइपरप्लेजिया का नंबर, इसमें क्या होता है, नंबर का बढ़ना होता है, सेल के अंदर जो नंबर है वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, उस वजह से साइज, ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। देखो
सेल का साइज बढ़ने से भी ऑर्गन बढ़ेगा, क्योंकि सेल से ऑर्गन बनता है, ठीक है, सेल से ऑर्गन बनता है। तो सेल का नंबर बढ़े या साइज बढ़े, तो ऑर्गन का साइज तो बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में, चाहे हाइपरट्रोफी हो चाहे हाइपरप्लेजिया हो, दोनों कंडीशंस में ऑर्गन का साइज क्या होता है, बढ़ता है। बट दोनों में कंडीशन अलग है, एक में सेल का नंबर बढ़ रहा है, एक में सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हाइपरप्लेजिया में ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है दोस्तों जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया होता है? तो ग्रोथ फैक्टर एंड प्रोलिफरेशन हो जाता है मेच्योर सेल का। मेच्योर सेल्स के अंदर कुछ प्रोलिफरेशन होता है, बदलाव होता है, क्लियर है। और जो हाइपरप्लेजिया है ये कौन सी टाइप की सेल्स के अंदर देखने को मिलता है? डिवाइडिंग सेल्स, ऐसी सेल जिनमें डिवीजन पॉसिबल है। क्या है पॉसिबल? डिवीजन। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सेल है उनके अंदर डिवीजन होना पॉसिबल है, एंडोमेट्रियम में जो सेल है उनके अंदर डिवीजन होना पॉसिबल है। तो जिन सेल्स के अंदर डिवीजन होना पॉसिबल है उन कंडीशन में क्या देखने को मिलता है दोस्तों? हाइपरप्लेजिया। और नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या देखने को मिलेगा? हाइपरट्रोफी। अब ना एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल के और पैथोलॉजिकल के। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है, एक तो ये कंपनसेटरी होता है, एक हार्मोनल होता है। फिर कंपनसेटरी मीन्स कंपनसेशन। तो कंपनसेशन कब, मतलब कि कंपनसेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे कि जब भी अपने हार्ट के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शोक, तो उस वजह से अपना हार्ट क्या करता है? जल्दी जल्दी फास्टली वर्क करता है, तो उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। हार्ट रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज तो हार्ट रेट इंक्रीज। तो ये क्या है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। इसी तरह लीवर आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टोमी, मतलब आपने हेपेटेक्टोमी किया, मतलब लीवर को काटा है, हटाया, रिमूव किया है। मान लो कोई सिरोसिस कंडीशन है, उसमें कैंसरस कंडीशन है, तो आपने पार्शियल हेपेटेक्टोमी किया है। तो उसके अंदर क्या होता है? आपने ये पढ़ा होगा, ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होगी कि किसी का लीवर ख़राब है तो उसको कट किया है, कट करने के बाद वो कुछ ही टाइम में जल्दी ग्रो कर जाता है। आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी कि लीवर का कुछ पार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, वो अपनी साइज में वापस पूरा प्रॉपर बन जाता है अच्छे से। तो वो क्या है? एक फिजियोलॉजिकल है दोस्तों, वो कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, वो क्या है? फिजियोलॉजिकल है। वह एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है कि लीवर पार्शियल हेपेटेक्टोमी के बाद में वो है प्रॉपर वापस से उसके अंदर क्या हो गया? उस ऑर्गन के अंदर इंक्रीज हो गया, उसका साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो गया, क्योंकि उसके अंदर नंबर बढ़ गया, सेल का नंबर बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्मोनल कोज की वजह से भी हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। तो जैसे कि ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो ब्रेस्ट के अंदर आपने पहले भी हाइपरट्रोफी में भी पढ़ा और हाइपरप्लेजिया में भी। तो हाइपरप्लेजिया भी देखने को मिलता है और हाइपरट्रोफी भी देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें? ब्रेस्ट में। नेक्स्ट बात करें पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया किसकी वजह से देखने को मिलता है? हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स की वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, जिसमें सेल का नंबर बढ़ जाता है, जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो इसके ये क्यों होता है? एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता से। एंड्रोजन हार्मोन जब बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो मेल्स के अंदर 55 एज के बाद में क्या होता है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है आपके सामने एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जो एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, एस्ट्रोजन क्या है? एंडोमेट्रियम पे काम करेगा। तो एंडोमेट्रियम क्या है? इनर लेयर है यूट्रस की। बाहर की क्या होती है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको डेसिडुआ कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा? हाइपरप्लेजिया होगा। और धीरे धीरे यदि लंबे समय तक एस्ट्रोजन काम ज़्यादा करेगा, ये वर्क करेगा एंडोमेट्रियम पे, तो ये कैंसर में भी बदल सकता है दोस्तों। तो एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लीड्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर। तो ये दो एग्जाम्पल थे हाइपरप्लेजिया के, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट अपन
आपको ये चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके जो भी नए न्यू टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, कोई अपडेट्स होगा एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिलता रहेगा। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस टॉपिक आपने टॉपिक पढ़ा, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपने को क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू। टिश्यूज़ के अंदर यदि सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके BHU, ESIC, एम्स इनके अंदर देखा गया कि टिश्यूज़ के अंदर सेल का नंबर बढ़ जाना क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एप्लेजिया, एट्रोफी। इसी तरह कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे। तो आपके सामने क्लू वर्ड है नंबर ऑफ सेल यदि इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपरप्लेजिया। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपोक्सिया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि हाइपोक्सिया क्यों होता है। एपनिया की वजह से, एनीमिया की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, एग्नोसिया की वजह से। तो राइट आंसर रहेगा आपके सामने इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। जब जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की भी क्या होगी, कमी होगी। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच साइन इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन द अनकॉन्शियस क्लाइंट। अनकॉन्शियस है क्लाइंट, उसके अंदर हाइपोक्सिया है, तो उसका अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा। ये एम्स 2020 का ऋषिकेश एग्जाम लगा, उसके अंदर पूछा गया था। इसके अंदर ऑप्शन में दिया हुआ है साइनोसिस। क्या बॉडी के अंदर साइनोसिस होगा, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, या हाइपोटेंशन। तो हाइपोक्सिया का अर्लीस्ट इंडिकेटर क्या है दोस्तों, क्योंकि अपने को पता है हाइपोक्सिया के प्रति मोस्ट सेंसिटिव सेल कौन सी है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन है तो क्या देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस। क्या देखने को मिलेगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेल मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के प्रति ऐसी कौन सी सेल है अपनी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। आपने पढ़ा था लीस्ट सेंसिटिव। लीस्ट सेंसिटिव के अंदर आता है फाइब्रोब्लास्ट, बट यहाँ पे पूछा है मोस्ट सेंसिटिव। राइट आंसर जाएगा आपका कार्डियक, ब्रेडर, न्यूरॉन। कौन सा जाने वाला दोस्तों, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या मोस्ट सेंसिटिव सेल है अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी कहाँ बनता है, कहाँ जनरेट होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडी, या लाइजोसोम्स। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, आपके सामने ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए सेल इंजरी से रिलेटेड। और सेल इंजरी में आज अपने मेनली पढ़ा है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मेटाप्लेजिया, एट्रोफी के बारे में। थैंक यू।